जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के भाग 2 पर। इससे पिछला लेक्चर हमने वैदिक सभ्यता के भाग 1 पर चर्चा किया था, जहां हमने देखा था कि वह कहां से आए थे, वह किस प्रकार की सभ्यता थी, वह किसका विनाश करने के पश्चात पूरे भारतवर्ष में अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। तो चलिए दोस्तों, आज इसका अगला भाग को देखते हैं और आज हम लोग देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार एवं इनका सामाजिक विवरण, यानी इसका सामाजिक स्थिति कैसा था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की। तो भौगोलिक विस्तार में दोस्तों, ये जो वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे, इनका जो भौगोलिक विस्तार था, इनका जो साम्राज्य था, अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक फैला था। कहाँ से दोस्तों? अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक। यानी हम कह सकते हैं कि इनका क्षेत्र जो था, इनका क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा था। जिस प्रकार आप सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र को देखे थे कि जम्मू कश्मीर में आपका मांडा से दक्षिण भारत में आपका महाराष्ट्र में दैमाबाद तक फैला था, उधर पूरब में आपका मेरठ तक और पश्चिम में आपका गुजरात तक फैला था। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो इनका था, जो सतलज नदी से यमुना नदी का क्षेत्र, जो दोनों के बीच का दाऊब क्षेत्र पड़ता है, उसे इन्होंने क्या नाम दिया है दोस्तों? ब्रह्मवर्त। क्या नाम दिया है? ब्रह्मवर्त। तो पूछा जाता है कि जो आर्य सभ्यता है या फिर वैदिक सभ्यता है, यहाँ पे सतलज नदी और यमुना नदी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थान सप्त सैंधव कहलाता है। ऋग्वेद में जो आर्य का निवास स्थान है, इसे क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। जहाँ आप देखेंगे सिंधु है, उसके बाद आपका सरस्वती है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है और फिर सतलज है। तो यही 7 नदियों का उल्लेख यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ पे क्या कहा गया है? सप्त सैंधव का क्षेत्र कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। दोस्तों, जब संपूर्ण भारत में आर्य का विस्तार हुआ, तभी भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत को जम्मूद्वीप, आर्यव्रत, भारतखंड, ये सब आदि नामों से जाना जाता है। तो आर्यव्रत भारत को कब कहा जाने लगा? जब आर्य का पूरा भारत में उनका साम्राज्य फैल गया। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में आर्य लोगों का राज होने लगा, तभी से भारत को क्या कहा जाने लगा? आर्यव्रत कहा जाने लगा। दोस्तों, याद रखिएगा, नाम तो शायद आपको पता है कि भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है, लेकिन ये किस लिए कहा जाता है, ये शायद आज आपको पता चला है। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे हम लोग निकलते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। ऋग्वेद में दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी था वो था सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो था वो था आपका सरस्वती नदी। सरस्वती को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा 3 नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है और ये आगे भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुई थी। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था दोस्तों? 3 बार हुआ था, याद रखिएगा। ऋग्वेद में हिमालय का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों, और इसे क्या कहा गया? मुजवंत नाम दिया गया। हिमालय को क्या कहा गया? मुजवंत के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ऋग्वेद में हिमालय को मुजवंत कहा जाता था। दोस्तों, ये था इसका भौगोलिक विस्तार। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग सामाजिक स्थिति पर। दोस्तों,
आप सभी को पता है कि भारत में अभी भी हम लोग पितृसत्तात्मक समाज पे रहते हैं। यानी कोई भी बच्चा हो, कोई भी लड़का लड़की हो, मतलब हर कोई पूछता है कि तुम्हारा पिताजी का क्या नाम है। कभी ये नहीं पूछता है कि तुम्हारे माताजी का क्या नाम है। मतलब उसका परिचय जानने के लिए हमेशा पिताजी का नाम से ही उसका परिचय दिया जाता है। तो ये समाज कैसा समाज है दोस्तों? पितृसत्तात्मक समाज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका वैदिक सभ्यता है ये भी पितृसत्तात्मक था, ये मातृसत्तात्मक नहीं था दोस्तों, पितृसत्तात्मक था। दोस्तों इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक ही हम लोग राजवंश को देखेंगे जहां मातृसत्तात्मक सत्ता चलती थी, वो राजवंश है आपका सातवाहन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संगठन का जो मूल आधार था, जो मूल केंद्र था, वो गोत्र था। क्या था दोस्तों? गोत्र था। जैसे आज भी हम लोग गोत्र में ही आते हैं, किसी का साम ऋषि, किसी का सांडिल्य, किसी का मतलब हल्ला फलना ढिकना जो भी हो, ठीक है, ये गोत्र है इसका सामाजिक संगठन का मूल आधार। अच्छा दोस्तों, इसकी जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी ये दोस्तों परिवार या फिर कुल बोल सकते हैं, परिवार या कुल। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा कि कुल से थोड़ा बड़ा होता था आपका ग्राम। क्या दोस्तों? ग्राम। और ग्राम से थोड़ा बड़ा होता था 20। क्या दोस्तों? 20। और 20 से थोड़ा बड़ा होता था जन, और जन से बनता था राष्ट्र। याद रहेगा दोस्तों। क्या? कुल, जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल, कुल से मिलकर बना ग्राम, ग्राम से मिलकर बना 20, और 20 से मिलकर बना जन, और जन से मिलकर बना राष्ट्र। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, ये समाज की 5 इकाई हैं, जो छोटी छोटी इकाई हैं, जो छोटे छोटे मिलकर एक बड़े इकाई की ओर, जिसमें राष्ट्र का निर्माण होता है। दोस्तों परिवार का मुखिया जो होता था आपका वैदिक सभ्यता में, ये परिवार का मुखिया पिताजी को कहा जाता था। पिताजी ही परिवार का मुखिया होता है। दोस्तों आज भी हम लोग देखते हैं हमारे समाज में पिताजी को ही परिवार का मुखिया माना जाता है। और इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? कुलप। क्या कहा जाता था? कुलप। पिताजी जो होता था ये परिवार का मुखिया होता था, और इसे क्या कहा जाता था? ये इसे कुलप कहा जाता था। दोस्तों अनेक ग्राम मिलकर 20 का निर्माण होता था। दोस्तों हम पहले भी बता चुके थे कि अनेक ग्राम जो मिलकर ये 20 का निर्माण करता है। यही चीज को यहाँ पे भी हम लिख दिए हैं। अनेक ग्राम मिलकर किसका निर्माण होता था? 20 का। और अनेक 20 मिलकर जन का, और अनेक जन मिलकर राष्ट्र का। दोस्तों जैसे आजकल हम लोग जो सबसे छोटा इकाई है टोला, मोहल्ला या फिर गांव, गांव से मिलकर आपका बनता है पंचायत, पंचायत से मिलकर बनता है प्रखंड, प्रखंड से मिलकर बनता है जिला, जिला से राज्य, राज्य से पूरा राष्ट्र। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनता था? कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से 20, 20 से जन, और जन से राष्ट्र। दोस्तों यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में याद रखिएगा जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल पे, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और वर्ण व्यवस्था के उल्लेख में हम लोग को 4 वर्ण पढ़ने को मिलता है। वो 4 वर्ण क्या क्या है दोस्तों? एक ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, और चौथा शूद्र है। ऐसी मान्यता है दोस्तों, जो विराट पुरुष जिसे हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, जो ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया है, जिसका उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है, उसे ब्राह्मण कहा गया। जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजा से हुआ है उसे क्षत्रिय कहा गया। जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघों से हुआ है उसे हम लोग वैश्य कहते हैं। और जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा की चरणों यानी उसकी पैर से हुआ है, उसकी चरण पादुका से हुआ है, उसे हम लोग दास कहते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्थाएं मिलती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप सबको बता दिए हैं। दोस्तों ये जो भिषज शब्द है, ऋग्वेद में भिषज शब्द का उल्लेख किसके लिए होता था दोस्तों? भिषज शब्द का उपयोग किसके लिए होता था? वैद्य के लिए। जो वैद्य दोस्तों दवा पानी का जो काम, जिसको आप हम लोग मॉडर्न युग में डॉक्टर के नाम से जानते हैं, वो प्राचीन युग में वैद्य के नाम से जाना जाता था। दोस्तों हर राजा का एक अलग अलग वैद्य होता था, जिसमें हम लोग सबसे बड़ा वैद्य जीवक को जानते हैं। दोस्तों आगे बताएंगे। जीवक जो बिंदुसार का राजवैद्य था, उन्होंने फिलाडेल्फियस के लिए उनका एक बार कुछ बीमारी हो गया था, पीलिया उलिया हो गया था, उसको भेजा था। चलिए दोस्तों वो अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जब वो पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो भिषज शब्द का उपयोग किसके लिए होता था? आपका वैद्य के लिए होता था दोस्तों। और भिषज किसे कहा जाता था? अश्वनी देवता।
किसे कहा जाता था दोस्तों? अश्वनी। जो हम लोग मतलब जड़ी बूटी का देवता उन लोग मानता था, वो अश्वनी को मानता था। किस देवता को मानता था दोस्तों? अश्वनी को मानता था। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे सोमरस बड़ी पिया जाता था, जिसे हम लोग सूरा, सोमरस या फिर हम लोग वर्तमान में मदिरा कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सोमरस बड़ी पिया जाता था और यहीं से शुरू होता है मदिरा पान। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तपेदिक जो बीमारी है, देखिए ये टीबी जो है कितना खतरनाक बीमारी है तपेदिक। ये यहाँ पे आप वैदिक सभ्यता में भी पढ़ सकते हैं कि तपेदिक का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मतलब टीबी उस जमाने के लोगों को भी होता था और वर्तमान में भी होता है, लेकिन भारत में अभी फिलहाल तो टीबी मुक्त हो ही गया है, अभी घोषणा होना शायद बाकी है। आर्यों को पंचजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आर्यों को पंचजन कहा जाता था। और यहाँ पे एक युद्ध का उल्लेख मिलता है और उस युद्ध को क्या नाम दिया गया दोस्तों? 10 राज्य युद्ध। और 10 राज्य युद्ध में ये युद्ध रावी नदी यानी रावी को प्राचीन समय में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था और इसी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम है 10 राग युद्ध। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, भारत वंश के जो राजा थे सुदास, उनका युद्ध होता है 10 जन से। और वो 10 जन कौन कौन था दोस्तों? 10 जन, 5 आर्य लोग थे और 5 अन आर्य लोग थे। मतलब उधर 10 और इधर भारत वंश के जो राजा थे सुदास, इनका युद्ध होता है कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। और इस युद्ध में विजय कौन होते हैं दोस्तों? वही जो भरत वंश के राजा थे सुदास, उनकी विजय होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे आज हमने डिस्कस किया है दोस्तों। इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, वैदिक सभ्यता, वहाँ पे हम लोग और इससे आगे कुछ चीज़ों को देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास की घंटी आपको सबसे पहले सुनाई दे और आप सभी इस क्लास को देखें और इसका लुत्फ उठाएं और साथ ही साथ चीज़ों को सीखें। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।